गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से ग्रिप अरीना पावर्ड बाय ज्ञान अखाड़ा में। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, क्लास 12th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यही चैप्टर पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर के पिछले 2 क्लासेस में हम लोगों ने, फर्स्ट क्लास में तो हम लोगों ने बेसिक चीज़ देखा कि ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स या प्रोसेसेस इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आप सभी को याद होगा कि हमने 6 या 7 इवेंट्स बतलाए थे। सबसे पहला इवेंट जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में आता है वो होता है गैमीटोजेनेसिस। मेल के बॉडी में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, फीमेल के बॉडी में ooजेनेसिस होगा। ये सबसे पहला इवेंट है। गैमीटोजेनेसिस के बाद जो हम लोग नेक्स्ट इवेंट देखते हैं वो नेक्स्ट इवेंट होता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है मेल गैमीटेरिया स्पर्म का फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर कर जाना, ट्रांसफर हो जाना, इंसेमिनेशन। जो थर्ड इवेंट हम लोग पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो होता है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज हो जाना। फर्टिलाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट इवेंट हम लोगों का है वो है इम्प्लांटेशन, कि जो ब्लास्टोसिस्ट वाला स्टेज है, एम्ब्रियो का जो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज है वो यूटेरस के एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, इम्प्लांट होता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। पांचवा इवेंट हम लोग पढ़े थे जेस्टेशन, यानी इम्प्लांटेशन के बाद यूटेरस के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसे हम सब जेस्टेशन कहते हैं। और जेस्टेशन के बाद फाइनली जो हमारा छठा और आखिरी स्टेप होता था वो था पार्चुरेशन, यानी बच्चे का डिलीवरी। बच्चे के डिलीवरी के प्रोसेस को हम सब पार्चुरेशन कहते हैं। उसके बाद एक और प्रोसेस चाहे तो हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में ऐड कर सकते हैं, वो होता है लैक्टेशन, यानी डिलीवरी के बाद मैमरी ग्लैंड से मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसे लैक्टेशन कहा जाता है। तो ये 6 से 7 इवेंट्स ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में इंक्लूडेड होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। सेकेंड क्लास में हम लोग पढ़े थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने 2 तरह का डायग्राम समझाया था, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू और एक फ्रंट व्यू। दोनों ही स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही स्ट्रक्चर्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उस पूरे कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सब 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। सबसे पहला पार्ट होता था 1 पेयर टेस्टिस, टेस्टिस जिसे हम मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है। सेकेंड पार्ट होता है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स में हम लोग पढ़े थे कि 4 तरह के डक्ट्स को हम सब मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। उसमें आता है हमारा रेटे टेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, इपीडिडाइमिस और वास डिफरेंस। इन चारों डक्ट्स को मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कहते हैं। उसके बाद तीसरा पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था वो था एसेसरी ग्लैंड्स। और मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स 3 होते हैं, सेमाइनल वेसाइकल जो पेयर्ड होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होता है, और काउपर्स या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो अगेन 1 पेयर होते हैं। ठीक है, ये 3 तरह के ग्लैंड्स को हम मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं। और एक चौथा और आखिरी पार्ट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा था वो था मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 2 ऑर्गन्स इंक्लूडेड थे, पेनिस और स्क्रोटम। ठीक है, अब एक एक करके स्टूडेंट्स इन चारों पार्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, जिनमें सबसे पहला पार्ट आता है 1 पेयर ऑफ टेस्टिस। तो आज हम लोग टेस्टिस के डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, टेस्टिस के बारे में हमने समझा चुका है कि टेस्टिस ये सिंगुलर है और इसी टेस्टिस के प्लूरल को हम सब टेस्टीज बोलते हैं, जिसका स्पेलिंग सिर्फ यहाँ आई की जगह ई हो जाता है। तो हम लोग इस टेस्टिस के बारे में डिटेल्स समझते हैं। सबसे पहले डिटेल्स में भी बेसिक से शुरू करते हैं, कुछ बेसिक डिटेल्स, उसके बाद टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर टेस्टिस का फंक्शन, फिर देखेंगे टेस्टिस के अंदर कहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो शुरुआत एकदम बेसिक लेवल से करते हैं टेस्टिस के बारे में। कुछ पॉइंट्स हैं जो एकदम बेसिक से हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहला, ये जो टेस्टिस है इसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल कह सकते हैं, यानी मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिन्हें नहीं पता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है ऐसा ऑर्गन जो 2 इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक तो गैमीट का फॉर्मेशन करता है और दूसरा सेक्स हार्मोन सिक्रीट करता है। मेल के केस में टेस्टिस होता है, फीमेल के केस में ओवरी होता है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, टेस्टिस में सबसे पहला बेसिक पॉइंट यही हमें याद रखना है कि टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा बात जो हम लोगों को याद रखना है टेस्टिस में वो ये कि इसका नंबर, कि टेस्टिस किसी भी मेल में नंबर में कितना होता है। तो हम लोग पीछे डायग्राम जो बनाए थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हम लोग देखे थे कि हर मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, तो नंबर हो जाएगा 1 पेयर। उसके बाद अगर हम इसके शेप की बात कर लें कि टेस्टिस कैसा शेप का ऑर्गन है, इसका शेप कैसा होता है, तो टेस्टिस ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गन होता है। ओवल कहने का मतलब कि पूरी तरह से स्फेरिकल नहीं होता है, इसका लेंथ
थोड़ा सा ज़्यादा और विड्थ थोड़ा सा कम होगा। तो शेप इसका होता है ओवल। अगर हम शेप ओवल देख लिए तो अब बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। डायमेंशंस यानी टेस्टिस का लेंथ क्या होगा और विड्थ क्या होगा। तो अभी हमने बोला कि जब टेस्टिस का शेप ओवल है, इसका मतलब लेंथ उसका कुछ ज़्यादा होगा और विड्थ जो है वो लेंथ के कंपैरिजन में कुछ तो कम होगा। तो टेस्टिस का लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये डायमेंशंस ध्यान रखने हैं। उसके बाद अगर हम टेस्टिस का बात करें कि टेस्टिस का ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन, टेस्टिस का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी ह्यूमंस में 3 तरह के जर्म लेयर्स पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। इनमें से टेस्टिस का ओरिजिन बीच वाले जर्म लेयर यानी मीजोडर्म के सेल्स से होता है। तो टेस्टिस का ओरिजिन हम सब कह सकते हैं मीजोडर्मल, यानी मीजोडर्म के सेल्स से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ओरिजिन होता है। टेस्टिस का ओरिजिन हो गया। अगर हम वेट की बात करें, टेस्टिस का वेट, तो ईच टेस्टिस का वेट 15 to 20 ग्राम अबाउट कह सकते हैं। एक टेस्टिस का वेट लगभग 15 to 20 ग्राम्स होता है और ये वेट में हल्का फुल्का वेरिएशन हो सकता है। 15 to 20 ग्राम ऑफ ईच टेस्टिस, एक टेस्टिस का वेट ऑलमोस्ट 15 to 20 ग्राम। अगर लास्ट में हम टेस्टिस के लोकेशन की बात करें कि मेल में टेस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है, तो लोकेशन हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम में हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस जो है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यानी मोस्ट ऑफ द मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन, ज्यादातर मैमल्स के केस में टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहने का मतलब एब्डोमेन के बाहर, और एब्डोमेन के बाहर स्किन का एक पाउच होता है जिसे स्क्रोटम कहते हैं, उसे स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन में हम कह सकते हैं कि टेस्टिस कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, और एब्डोमिनल कैविटी के भी बाहर कहाँ, तो हम बोलेंगे विदिन स्किन पाउच, विदिन ए स्किन पाउच, एक स्किन का पाउच है कॉल्ड स्क्रोटम, स्किन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। यानी टेस्टिस हमारा ह्यूमंस में या ज्यादातर मैमल्स में हम कह सकते हैं, ज्यादातर मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्किन के एक पाउच स्क्रोटम में होता है। और अगर रीजन पूछा जाए कि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही क्यों होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल क्यों होता है मैमल्स में, इंट्रा एब्डोमिनल क्यों नहीं होता है, तो याद रखना है टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ह्यूमंस का होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और इस 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर देन आवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर चाहिए, और लो टेम्परेचर मेंटेन रखता है स्क्रोटम, इसलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा। तो अगर रीजन कहा जाए ना कि क्यों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, तो हम लोग रीजन देंगे कि टू मेंटेन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर, lower temperature than our normal body temperature, normal body temperature, और जो कि है कितना 37 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 to 2.5 डिग्री से लोअर टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल होता है, और वो लो टेम्परेचर मेंटेन रखता है ये स्क्रोटम, इसीलिए टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम में होता है। ये ध्यान रखना है कि किसी भी मेल में टेस्टिस का ओरिजिन या टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन के अंदर ही होता है। किसी भी मेल के बर्थ से पहले टेस्टिस का ओरिजिन एब्डोमेन के अंदर ही होता है, लेकिन प्रायर टू देयर बर्थ यानी उस मेल के बर्थ से ठीक पहले ही टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटम में चला आता है, ठीक है।
और अगर कभी कभी कुछ केसेस में रेयर है लेकिन होता है, कुछ केसेस में मेल का बर्थ हो जाता है और टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाता है, वो स्क्रोटम में नहीं आ पाता है, तो ऐसे कंडीशन को हम सब कहते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म, याद रखना है। टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाना, ठीक, यानी टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आ पाना, ये कंडीशन, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे हम क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। और वो क्रिप्टोरकाइडिज्म में क्या होगा कि एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाएगा, स्क्रोटम में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कह सकते हैं कि अगर टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, स्क्रोटम में न आ सके, ठीक है, फेल्योर टू मूव वन और बोथ टेस्टिस, या तो एक टेस्टिस या दोनों, वन और बोथ टेस्टिस टू द स्क्रोटम, एक या दोनों टेस्टिस का स्क्रोटम में नहीं आ पाना, ठीक है, इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइडिज्म। उस कंडीशन को कह देते हैं क्रिप्टोरकाइडिज्म। ये मेडिकल कंडीशन ध्यान रखना कि क्रिप्टोरकाइडिज्म का क्या मतलब हो गया। क्रिप्टोरकाइडिज्म का मतलब हो जाएगा एक टेस्टिस का या दोनों टेस्टिस का एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाना, या तो एक टेस्टिस या अगर दोनों टेस्टिस, किसी मेल में मेल का बर्थ हो जाए, टेस्टिस एक चाहे दोनों एब्डोमेन में ही रह जाए, स्क्रोटम में न आ सके, तो उस कंडीशन को क्रिप्टोरकाइडिज्म कहते हैं। जनरली होता क्या है कि मेल में टेस्टिस का फॉर्मेशन होता तो स्क्रोटम में, एब्डोमेन में ही, टेस्टिस का फॉर्मेशन एब्डोमेन में ही होता है, लेकिन मेल के बर्थ से ठीक पहले वो टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटम में चला आता है, ठीक है। इंगुइनल कैनाल क्या है? इंगुइनल कैनाल क्या है, हमने लास्ट क्लास में समझाया था कि इंगुइनल कैनाल एक ऐसा कैनाल है, पतला सा कैनाल है जो स्क्रोटम को एब्डोमेन से लिंक करता है, जोड़ता है। जो बच्चे इंगुइनल कैनाल नहीं समझते वो यहाँ समझे। ये मान लो एब्डोमिनल कैविटी है, ये एब्डोमेन वाला कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, और ये उस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम है, मान लेते हैं। इस स्क्रोटम के अंदर दो टेस्टिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी है जिससे स्क्रोटम अटैच्ड है, तो एब्डोमिनल कैविटी ये होगा, ये स्क्रोटम हुआ। तो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटम दोनों को अटैच करने वाला ये जो पतला सा कैनाल है, इसी का नाम होता है इंगुइनल कैनाल। लास्ट क्लास में जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बताए थे, पढ़ाए थे, तो वहां पर हमने इंगुइनल कैनाल को समझाया। इंगुइनल कैनाल जो होता है वो स्क्रोटम को एब्डोमिनल कैविटी से कनेक्ट करता है, और इस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ ना कुछ कॉर्ड पास करता है। कॉर्ड का मतलब कई सारे ये ट्यूब्स का ग्रुप, कॉर्ड उसी को कहते हैं। जैसे मान लो लैपटॉप, कंप्यूटर, सब में कॉर्ड किसको बोला जाता है? जब दो चार वायर एक साथ रहता है तो उसे हम कॉर्ड कर देते हैं। तो इसी तरह इस इंगुइनल कैनाल से 4-5 तरह के डक्ट्स पास करते हैं। कौन कौन सा डक्ट पास करता है? एक तो ये वास डिफरेंस होगा, इस तरह से दोनों वास डिफरेंस ये, उसके अलावा ब्लड वेसल्स होगा, लिम्फ वेसल्स होगा, नर्व्स होगा। तो ये चारों पांचों तरह के डक्ट्स को हम सब स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। इंगुइनल कैनाल के अंदर से स्पर्मेटिक कॉर्ड पास करता है, लास्ट क्लास में हमने समझाया था। तो इंगुइनल कैनाल यानी टेस्टिस का ओरिजिन होगा एब्डोमिनल कैविटी में, किसी भी मेल में, लेकिन उस मेल के ठीक बर्थ से पहले दोनों टेस्टिस इस इंगुइनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में आ जाएगा। लेकिन अगर एक या दोनों टेस्टिस इंगुइनल कैनाल से होता हुआ स्क्रोटम में नहीं आए, मेल का बर्थ हो जाए, तो वही कंडीशन है क्रिप्टोरकाइडिज्म। ऐसे कंडीशन में होता क्या है कि जनरली बर्थ के 3 महीने के अंदर अंदर टेस्टिस वापस स्क्रोटम में चला आता है, और अगर बर्थ के 3 महीने तक भी टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आया, तब जाकर के बर्थ के 6 महीने से लेके 2 साल के बीच उनका ऑपरेशंस करके, सर्जरी करके टेस्टिस को स्क्रोटम के अंदर लाया जाता है। और अगर 2 साल के बाद भी स्क्रोटम में टेस्टिस को न लाया जाए, तब जाके वो मेल परमानेंटली स्टेराइल हो जाएगा, यानी गैमिट नहीं बनेगा। क्योंकि स्क्रोटम एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस अगर रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टेराइल होगा। तो ये जो क्रिप्टोरकाइडिज्म है, इसके 2 टाइप्स हो गए। क्रिप्टोरकाइडिज्म कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2, क्योंकि हमने क्या कंडीशन बोला है कि या तो एक टेस्टिस का एब्डोमेन में ही रह जाना, या तो दोनों टेस्टिस का एब्डोमेन में रह जाना। तो इसीलिए क्रिप्टोरकाइडिज्म 2 टाइप का है। अगर एक टेस्टिस एब्डोमेन में रह गया, एक टेस्टिस स्क्रोटम में आए, लेकिन एक टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, तो उसे हम कह देंगे यूनिलैटरल
क्रिप्टोरकाइडिज्म। क्या बोलेंगे? यूनिलैटरल क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है, अब यूनि का मतलब सभी को पता है, यूनि मतलब सिंगल। तो अगर एक टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में रह जाए, एक स्क्रोटम में आ जाए, तो यूनिलैटरल क्रिप्टोरकाइडिज्म। एक होता है दूसरा टाइप क्रिप्टोरकाइडिज्म का, बाइलैटरल क्रिप्टोरकाइडिज्म। अब बाइलैटरल में वर्ड आ रहा है बाय, बाय का मतलब होता है दो, डबल, यानी अगर दोनों टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, स्क्रोटम में ना आ सके, तो वो हो जाएगा बाइलैटरल क्रिप्टोरकाइडिज्म। तो क्रिप्टोरकाइडिज्म समझ में आ गया होगा, एक ऐसा कंडीशन जब टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी में आने की बजाय, स्क्रोटम में आने की बजाय एब्डोमिनल कैविटी में ही रह जाए, तो वो है क्रिप्टोरकाइडिज्म, जिसके दो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, और इस कंडीशन में मेल स्टेराइल होगा, क्योंकि टेस्टिस का जो लो टेम्परेचर होना चाहिए 2 to 2.5 डिग्री सी, वो तो मेंटेन नहीं होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन उस टेस्टिस में नहीं होगा। यहाँ तक हो गया। तो टेस्टिस के बारे में हम लोगों ने ये कुछ बेसिक्स पॉइंट पढ़े। टेस्टिस का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, मेल का पेयर में होता है, ये ओवल शेप का है, डायमेंशंस उसका क्या है, ओरिजिन, वेट उसका कितना है, और कहाँ पर लोकेटेड होता है, क्यों बाहर लोकेटेड होता है ये। अच्छा, एक दो और पॉइंट हम लोग समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, ज्यादातर मैमल्स में टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होता है, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनका टेस्टिस एब्डोमेन के अंदर ही होता है हमेशा, फिर भी स्पर्म बनता है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं उनके अंदर जिसकी वजह से। तो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनका टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है एब्डोमेन के अंदर, जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के अलावा डॉल्फिन, व्हेल, सील, इन सब में ऐसा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सम मैमल्स, कुछ मैमल्स के केसेस में मैमल्स का नाम याद कर लेंगे, क्योंकि अगर नाम से क्वेश्चन आ गया तो बना सके। इन सम मैमल्स, कुछ मैमल्स में, इन सम मैमल्स, कौन कौन से मैमल्स हैं, तो नाम ध्यान रखेंगे, एलिफेंट, डॉल्फिन, व्हेल, ठीक है, इन सब के अलावा सील, ईटीसी। ये जो कुछ मैमल्स हैं, इन सब में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल होता है। ठीक है, टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल, यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन मैमल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता होगा, इन मैमल्स में स्पर्म बनता है, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनकी वजह से। तो इन मैमल्स में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल। अब कुछ और भी स्पेशल केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ दी मैमल्स में तो टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है, एब्डोमेन के बाहर, इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी, कुछ में इंट्रा एब्डोमिनल। अब कुछ मैमल्स ऐसे हैं जिनका टेस्टिस होता तो इंट्रा एब्डोमिनल है, पेट में होता है, एब्डोमेन के अंदर होता है, लेकिन ब्रीडिंग सीजन में वो टेस्टिस स्क्रोटम में आता है, फिर ब्रीडिंग सीजन खत्म होगा, वापस टेस्टिस एब्डोमेन में चला जाएगा। जैसे बैट, बैट एक मैमल है, चमगादड़। इन बैट, बैट के केस में क्या होता है, ठीक है, जो टेस्टिस होता है ओनली कम इनटू स्क्रोटम, सिर्फ स्क्रोटम में आएगा इन देयर ब्रीडिंग सीजन, कम इनटू स्क्रोटम इन देयर ब्रीडिंग सीजन। स्क्रोटम में टेस्टिस तो आएगा, लेकिन सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में, वापस से फिर एब्डोमेन में चला जाएगा, ये ध्यान रखना है। बैट के केस में स्क्रोटम में टेस्टिस सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में आएगा। तो ये तीन केसेस पढ़े। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में टेस्टिस कैसा होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमेन के बाहर स्किन का एक पाउच है स्क्रोटम, उसमें। कुछ मैमल्स में टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल, कुछ मैमल्स बैट वगैरह में टेस्टिस ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ एब्डोमेन में आएगा। क्या हुआ? सिर्फ बैट। अब टेस्टिस का तो ये बेसिक डिटेल्स था, जो मतलब एकदम सिंपल से डिटेल्स, एक्सटर्नल डिटेल्स हम लोग पढ़े। अब यहाँ से हम लोग टेस्टिस का एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स समझेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, स्पर्म कहाँ बनेगा, कैसे स्पर्म बाहर आएगा, ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस हम लोग पढ़ेंगे अभी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर।
मान लो ये ओवल शेप का टेस्टिस हुआ, ये ओवल शेप का टेस्टिस है। टेस्टिस इंटरनली कई सारे चैम्बर्स में बटा होगा, लगभग 250 चैम्बर्स होते हैं टेस्टिस के अंदर। इस तरह से हम बहुत सारे चैम्बर्स बनाएंगे। टेस्टिस इंटरनली इस तरह से लगभग 250 चैम्बर्स होंगे, 250 चैम्बर्स। इस डायग्राम में तो मुश्किल से 5-6 चैम्बर्स हम बनाए हैं, ठीक है। इसके बाद ये है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हो गया इपीडिडाइमिस, जो हम लोग पिछले डायग्राम में भी देखे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में, कि इपीडिडाइमिस टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर प्रेजेंट होता है। टेस्टिस का ये पोस्टीरियर पार्ट है जिस पर लोकेटेड होगा इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड ट्यूब। ठीक, अब इस इपीडिडाइमिस से हमें पता है क्या कनेक्टेड होगा, वास डिफरेंस। यहाँ से कनेक्टेड होगा वास डिफरेंस। ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर हुआ।
कलर सबको, हाँ कलर सबको करना है। डिफरेंट कलर इसलिए यूज़ किए ताकि डिफरेंट पार्ट्स समझाने में आसानी है। चलो ये हो गया। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, हाईली कोआइल्ड, सबसे मेन पार्ट यही है, इसी में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। चलो अब समझते हैं ज़रा सा टेस्टिस के इस इंटरनल स्ट्रक्चर को, कि टेस्टिस का ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा और, ठीक है, अब तो दिख रहा होगा अच्छा से। चलो टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेस्टिस 3 लेयर्स से घिरा हुआ होगा, सराउंडेड होगा। टेस्टिस के अराउंड 3 लेयर्स होंगे, 3 डिफरेंट लेयर्स। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं। पहले बाहर वाली चीज़ों को समझते हैं, फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करेंगे। टेस्टिस जो है वो 3 लेयर्स से घिरा हुआ होगा, ठीक है, सब लोग समझेंगे। टेस्टिस 3 लेयर्स से सराउंडेड होता है। ये जो है सबसे आउटर लेयर, यहाँ देखो ये जो हम बनाए हुए हैं ना, ये आउटर लेयर। तो टेस्टिस का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसे बोलते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस। टेस्टिस में टोटल 3 लेयर्स होते हैं, सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। ठीक है, उसके बाद ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो है, हम इसके बारे में कह सकते हैं कि ये सबसे आउटर लेयर होता है टेस्टिस का। टेस्टिस में टोटल कितने लेयर्स होते हैं? 3 लेयर्स। सबसे आउटर लेयर है ट्यूनिका वेजाइनेलिस। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद करना है वो ये कि ये एक इनकम्प्लीट लेयर है। इनकम्प्लीट लेयर का मतलब टेस्टिस को ऐसा नहीं कि चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, आधे टेस्टिस को कवर कर रहा है। यानी टेस्टिस के सिर्फ एंटेरियर पार्ट को कवर करता है, पोस्टेरियर पार्ट को कवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि साफ हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं कि टेस्टिस के पोस्टेरियर पार्ट पर तो इपीरिडाइमिस है। तो चूंकि टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से पर इपीरिडाइमिस अटैच होता है, इसलिए ट्यूनिका वेजाइनेलिस टेस्टिस को सिर्फ सामने से, यानी टेस्टिस के सिर्फ एंटेरियर पार्ट को कवर करता है। तो हम ये कह सकते हैं ट्यूनिका वेजाइनेलिस के बारे में कि ये कंप्लीट लेयर है कि इनकम्प्लीट। तो हम कहेंगे ये इनकम्प्लीट लेयर है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो है वो टेस्टिस का सबसे आउटर और इनकम्प्लीट लेयर है। और टेस्टिस को किधर से कवर कर रहा है? बाहर की तरफ से कि अंदर की तरफ से? मतलब एंटेरियर पार्ट को कवर कर रहा है कि पोस्टेरियर? तो कहेंगे एंटेरियर पार्ट को। एक और चीज कह सकते हैं कि ये वाला लेयर फाइबरस होता है, फाइबरस, ठीक है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस ये एक लेयर हो गया जो फाइबरस होता है, टेस्टिस के एंटेरियर पार्ट को कवर करता है, इनकम्प्लीट लेयर होता है। अब देखते हैं दूसरा लेयर कौन सा है। दूसरा ये लेयर है जिसे हमने रेड कलर से कलर कर दिया है। ये टेस्टिस का दूसरा लेयर है, सेकेंड लेयर। अच्छा ये कलर नहीं दिख रहा, ये कलर लेते हैं। ये टेस्टिस का सेकेंड लेयर हुआ, ठीक है। तो टेस्टिस का जो सेकेंड लेयर होता है उस सेकेंड लेयर को हम कहेंगे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। सेकेंड लेयर हो जाएगा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया।
तो ये हो गया टेस्टिस का सेकेंड लेयर, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। अब ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के बारे में हम लोग क्या एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेंगे कि टेस्टिस में टोटल 3 लेयर्स हैं। आउटर लेयर ये वाला जो दिख पा रहा है जो ट्यूनिका वेजाइनेलिस है, ये सबसे आउटर लेयर है, इनकम्प्लीट लेयर है, टेस्टिस के इंटीरियर पार्ट को कवर कर रहा, ये फाइब्रस लेयर होता है। दूसरा जो रेड कलर से पेंट किया गया पार्ट है वो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और यही ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया टेस्टिस को इंटरनली 250 चैम्बर्स में डिवाइड करता है। टेस्टिस को जब कट करके इंटरनली देखा जाएगा तो ऐसा दिखेगा। टेस्टिस इंटरनली लगभग 250 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। छोटे छोटे 250 चैम्बर्स होते हैं, जो हमने अपने फिगर में 6-7 चैम्बर्स बनाए हैं, ये एक्चुअल में 250 चैम्बर्स होते हैं ऑलमोस्ट। और इन प्रत्येक 250 चैम्बर्स को हम लोग कहते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। क्या बोलेंगे? टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे लोब्स हैं, 250 लोब्स हैं, इसलिए इन लोब्स को नाम दे देंगे टेस्टिकल लोब्यूल्स। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर जो लगभग 250 चैम्बर्स है वो यही लेयर बनाता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो हम इसमें कहेंगे कि प्रोड्यूस, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करता है? प्रोड्यूस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, यही लेयर टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स बना रहा है। ठीक है, तो 2 लेयर हो गया हमारा। ट्यूनिका वेजाइनेलिस जो इनकम्प्लीट लेयर है, फाइब्रस है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो टेस्टिस को इंटरनली छोटे छोटे 250 चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा, यानी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बना रहा। अब अगर हम टेस्टिस के तीसरे लेयर की बात कर ले तो तीसरा लेयर अंदर में होता है। ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना, उसके भी अंदर में जो लेयर होगा, ये इसके अंदर में एक लेयर होगा। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर एक लेयर होगा जिसे ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहा जाएगा। ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, इनर लेयर टेस्टिस का। तो टोटल 3 लेयर हो गए, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। सीक्वेंस में याद करेंगे, सबसे आउटर है, मिडिल है, सबसे इनर है। आउटर लेयर इनकम्प्लीट लेयर है, फाइब्रस है। मिडिल लेयर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो रेड कलर का है, वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा हम कह सकते हैं प्रेजेंट इनसाइड लोब्यूल्स, ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर में प्रेजेंट होता है। इनसाइड लोब्यूल्स लिखो या पूरा टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स लिखो, एक ही बात है। तो ये ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा? तो टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स जो है उसके अंदर में होगा। और ये जो ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा है ये हाईली वेस्क्यूलर होता है, यानी ब्लड वेसल्स इसमें होते हैं, तभी तो नाम है वेस्क्यूलोसा। तो हम इसको कहेंगे हाईली वेस्क्यूलर, ये हाईली वेस्क्यूलर लेयर। तो अभी हम लोग टेस्टिस के 3 लेयर्स को सिर्फ समझे। टेस्टिस में टोटल कितने लेयर्स हैं? 3। सीक्वेंस में याद करेंगे, याद रखने का अपना ट्रिक याद रख सकते हो, VAV। ठीक है, VAV याद कर लो, वेजाइनेलिस, एल्ब्यूजिनिया, तब जाके वेस्क्यूलोसा। ट्यूनिका वेजाइनेलिस आउटर लेयर, इनकम्प्लीट लेयर, फाइब्रस लेयर। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया मिडिल लेयर, टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रोड्यूस करेगा। और ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा उन लोब्यूल्स के अंदर होगा और ये हाईली वेस्क्यूलर होगा। 3 लेयर्स हो गए। अब अगर हम इधर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, टेस्टिस के अंदर क्या क्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि टेस्टिस इंटरनली 250 चैम्बर्स में डिवाइडेड है। और उन 250 चैम्बर्स का नाम यहां पर हमने बतलाया टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग इन चैम्बर्स का नाम लिखते हैं। ये जो चैम्बर है हमारे, इन चैम्बर्स का क्या नाम है? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिस इंटरनली, ईच टेस्टिस इंटरनली डिवाइडेड इनटू 250 चैम्बर्स एंड ईच चैम्बर इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनका नंबर कितना होता है तो हम साथ में लिख दे रहे हैं ताकि याद हो जाए सभी को। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, एक टेस्टिस के अंदर कितना होगा? लगभग 250। ठीक है, दोनों टेस्टिस की बात कर लें तो डबल कर देंगे हम। एक टेस्टिस का भी हम लोग बात कर रहे हैं, एक टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे? ऑलमोस्ट 250। उसके बाद आगे बात करते हैं थोड़ा सा। अब गौर से अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक टेस्टिस में 250। ठीक है, तो ये जो 250 चैम्बर्स हैं जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहें, गौर से अगर एक लोब्यूल को देखते हैं, एक लोब्यूल को ध्यान से अगर देखेंगे, हर लोब्यूल में व्हाइट कलर से देखो हमने हाईली क्वाइल्ड कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, बहुत ज्यादा लिपटा हुआ, वो हाईली क्वाइल्ड। Each testicular lobule has highly coiled structures called seminiferous tubule। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यही होता है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन इसी में होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो कुछ क्लियर है नहीं। तो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल में बस अभी इतना याद रखना है कि हर लोब्यूल में देखो, ये लोब्यूल है, ये है, ये है,
हर लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। जिस हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इसी हम जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ऑन करो, ऑफ की हुई हो, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, यहां ध्यान दो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्या नंबर है? तो एक लोब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा। याद रखना, इस एक लोब्यूल में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। या तो 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, या तो 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, या मैक्सिमम 3 सेमिनिफेरस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी नंबर हम लोग यहां पर लिखते हैं। कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो जाएंगे? 1 2 3। मिनिमम कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1। मैक्सिमम कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा? 3। उस एक का बात कर रहे हैं। एक लोब्यूल में, एक सिंगल लोब्यूल में 1 या 2 या 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर इसमें 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मान लो पूछ लिया जाए, पूरे एक टेस्टिस का पूछ लिया जाए कि एक टेस्टिस में कितना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा, तो तुम मल्टीप्लाई कर दो। 250 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 250, 3 से करो 750। कह सकते हैं कि एक टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नंबर 250 से 750 के बीच होगा। यानी हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में या तो 1 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, या 2, या मैक्सिमम 3। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसको मैं स्टार मार्क कर रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के यहां पर लिख दे रहे हैं साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर मान लो कि क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, तो हम डायरेक्टली पहले तो कहेंगे टेस्टिस में, डायरेक्टली कह सकते हैं टेस्टिस में। अगर पूछा जाए टेस्टिस के भी अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कहां होता है, तब कहेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वो साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब आगे समझो कि अगर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनेगा तो वो निकल के सबसे पहले इन जो पतले पतले डक्ट्स हैं ग्रीन कलर के बने हुए, उनमें जाएंगे। तो इन डक्ट्स का क्या नाम है? इन डक्ट्स को हम कहते हैं ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। ठीक है, इन पतले पतले डक्ट्स का जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, इनका नाम है ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। हर नाम को सीक्वेंस में याद रखना, जिस सीक्वेंस में हम लिख रहे हैं। सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिस में, ईच टेस्टिस कंटेन्स 250 लोब्स या कंपार्टमेंट्स या चैम्बर्स called testicular lobules. Each testicular lobules has 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules, which is the site of spermatogenesis. And seminiferous tubule आगे ओपन करेगा किसमें? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में, यानी स्पर्म बनेगा इसमें, फिर निकल के पहुंचेगा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई। अब देखो तो सारे के सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जो है, मान लो ये सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 250 लोब्यूल्स हैं तो इसका मतलब 250 ट्यूब्यूलाई रेक्टाई भी होगा, है ना। अब सारा का सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई एक जगह पर यहां पर आके ओपन किया, तो इस वाले जगह को, ये जो कॉमन सा जगह है जहां पर सारा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जाके ओपन किया, ये वाला, इस वाले जगह को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे रेटे टेस्टिस। सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई किसमें ओपन कर जाते हैं? रेटे टेस्टिस में। अब याद करो थोड़ा सा, इसी रेटे टेस्टिस को हम लोग मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कहे थे। पिछले डायग्राम में जब हम लोगों ने लास्ट क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें हम लोग देखे थे कि मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स 4 थे। एक ये था रेटे टेस्टिस, एक था वासा इफेरेंशिया, एक इपीरिडाइमिस, एक वास डिफरेंस। तो इपीरिडाइमिस और वास डिफरेंस तो हम लोग वहीं पर समझ गए थे कि ये स्ट्रक्चर इपीरिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस। रेटे टेस्टिस क्या है और वासा इफेरेंशिया क्या है वो अभी समझेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया रेटे टेस्टिस। सारे ट्यूब्यूलाई रेक्टाई जिस जगह पर ओपन करेंगे उसे हम रेटे टेस्टिस कहेंगे। अब फिर रेटे टेस्टिस के आगे अगर हम देखते हैं तो फिर से पतले पतले कुछ ट्यूब्स हैं, डक्ट्स हैं, है ना। इन पतले पतले डक्ट्स को अब हम लोग कहेंगे वासा इफरेंशिया। ये भी मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है, ये भी और ये भी। तो इन पतले पतले डक्ट्स को अब क्या नाम दे दिया जाएगा? वासा इफरेंशिया। ठीक है, वासा इफरेंशिया। और ये वासा इफरेंशिया का नंबर याद रखोगे 10 to 12 होता है। एक टेस्टिस में मात्र 10 से 12 वासा इफरेंशिया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे? 250। हर लोब्यूल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितने थे? 1 से लेकर 3।
ये ट्यूबुलाई रेक्टाई कितना हो जाएगा, लगभग वो भी 250 हो जाएगा। ये सिंगल है रेटेटेस्टिस, वहां से लगभग 10 से लेकर के 12 पतले पतले डक्ट्स ओपन करेंगे जिन्हें हम क्या बोल देंगे, वासा एफरेंशिया। अब सारे वासा एफरेंशिया आकर एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन करेगा। 10 से 12 वासा एफरेंशिया एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में ओपन कर रहा है, और इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग जानते हैं क्या नाम होता है, इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस, इसी इपीडीडाइमिस में स्पर्म का स्टोरेज और मैच्योरेशन होता है। स्पर्म बनता सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में है, वहां से निकल के पहुंचेगा ट्यूबुलाई रेक्टाई में, वहां से रेटेटेस्टिस में, वहां से वासा एफरेंशिया से होते हुए इपीडीडाइमिस में जाकर के स्पर्म स्टोर हो जाता है और मैच्योर होता है, इपीडीडाइमिस। अब हम जानते हैं कि इपीडीडाइमिस जो है वो फिर आगे किससे कनेक्ट हो जाएगा, ये जो व्हाइट कलर का पतला सा डक्ट बनाए, तो इपीडीडाइमिस आगे चल के वास डिफरेंस से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट हो जाएगा, इपीडीडाइमिस, वास डिफरेंस। और इस वास डिफरेंस के आगे क्या है, हम लोग पिछले डायग्राम में पढ़ चुके हैं कि वास डिफरेंस आगे जाकर के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से एक लूप बनाएगा, उसके बाद सीमाइनल वेसाइकल के डक्ट से जाके जुड़ेगा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगा, उसके बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा से जाके ओपन करेगा, मिल जाएगा, और यूरेथ्रा बॉडी के बाहर ओपन करता है। तो ये हो गया वास डिफरेंस। अब यहाँ पर समझना है, हम लोग यही 4 को तो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स बोले थे। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स किसको कहा गया था, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स याद होगा, इन 4 को बोले थे, रेटेटेस्टिस, वासा इफेरेंशिया, इपीडीडाइमिस और वास डिफरेंस। इन 4 को मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स कहे थे। याद रहे, ट्यूबुलाई रेक्टाई इज नॉट इंक्लूडेड इन मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। ये 4 को मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। ये सारे नाम सीक्वेंस में याद रखेंगे, ये स्पर्म कहाँ बनेगा और कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहां से ट्यूबुलाई रेक्टाई, तब रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, इपीडीडाइमिस, वास डिफरेंस। एक और चीज इसमें समझ लेते हैं कि ये जो हमारा वास डिफरेंस है, इपीडीडाइमिस है, ये जो पूरा इपीडीडाइमिस है इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये जो पूरा इपीडीडाइमिस है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, इसका 3 पार्ट होता है इपीडीडाइमिस का। इपीडीडाइमिस का ये जो अपर वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। इपीडीडाइमिस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3। इपीडीडाइमिस के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे हम नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। इपीडीडाइमिस का सबसे अपर पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं कैप्यूट, कैप्यूट इपीडीडाइमिस। इपीडीडाइमिस का 3 पार्ट है, सबसे ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे कैप्यूट इपीडीडाइमिस। बीच वाला पार्ट जो ये सब पार्ट है, यहाँ पर का पार्ट, इन सारे पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे कॉर्पस इपीडीडाइमिस। क्या बोलेंगे, कॉर्पस, कैप्यूट इपीडीडाइमिस ऊपर वाला पार्ट, बीच वाले पार्ट को कहेंगे कॉर्पस इपीडीडाइमिस, और सबसे लोअर पार्ट यहाँ देखो, इपीडीडाइमिस का लास्ट पार्ट ये वाला जो आगे चल करके किससे कनेक्ट होने वाला है, वास डिफरेंस से, तो इपीडीडाइमिस के लास्ट पार्ट को हम लोग कहेंगे कॉर्डा इपीडीडाइमिस। क्या बोलेंगे, कॉर्डा। तो इपीडीडाइमिस का 3 पार्ट, हम नाम वहां लिखे हैं लेकिन एरो लगा के यहाँ पर समझा दिए। इपीडीडाइमिस का अपर वाला पार्ट कैप्यूट, फिर बीच में कॉर्पस, लास्ट में कॉर्डा। अगर क्वेश्चन आ गया कि इपीडीडाइमिस का कौन सा पार्ट वास डिफरेंस से जुड़ता है, तो क्या बोलेंगे, कॉर्डा। याद रखने का ट्रिक क्या है कि अगर तीनों नाम में कंफ्यूजन हो जाए, भूल जाए, तो कैप से याद रखो। कैप हेड में पहनते हैं अपर पार्ट पर, तो इपीडीडाइमिस का ऊपर वाला पार्ट कैप्यूट। और कॉर्डा वर्ड का मतलब याद करो, टेल होता है। कॉर्डा वर्ड आगे भी यूज कहीं पर आ सकता है, कॉर्डा वर्ड का मतलब होता है टेल। तो कॉर्डा टेल, टेल लास्ट में होता है, तो लास्ट पार्ट कॉर्डा इपीडीडाइमिस। कैप वाला कैप्यूट इपीडीडाइमिस ऊपर में, जो बच गया बीच वाला कॉर्पस। तो इपीडीडाइमिस के 3 पार्ट्स है। ये हो गया टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। जिनको नोट करना है नोट करो। नोट हो गया। बड़ा बड़ा साइज का है इसलिए। चलो, अब अगर ये हो गया तो आगे एक चीज और थोड़ा सा समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में बाकी चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग एक थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं फ्लो ऑफ स्पर्म। स्पर्म का फ्लो, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, बोर्ड एग्जाम में कम चांस होता है। फ्लो ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का फ्लो कैसे कैसे किन किन ट्यूब से होता है, एक सीक्वेंस, पूरा सीक्वेंस, एक भी नाम आगे पीछे होगा गलत हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ स्पर्म हम लोग समझ लेते हैं, आसान है फ्लो ऑफ स्पर्म को समझना।
फ्लो ऑफ स्पर्म। चलो अगर लास्ट वाला डायग्राम जो अभी हम समझाए वो समझ गए होंगे सब लोग, तो ये फ्लो ऑफ स्पर्म कुछ भी नहीं, बहुत इजी है फ्लो ऑफ स्पर्म। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर किस पार्ट में स्पर्म बनता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस इंटरनली 250 चैम्बर्स में डिवाइडेड था, जिन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहे थे, और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर था 1 से लेकर 3, जिसे हम लोग नाम दिए थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यही होता है साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्टार्ट यहाँ से होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हुआ। अब स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनने के बाद आगे मूव करके कहाँ पहुंचेगा, टेस्टिस, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई गायब हो गया। तो अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म पहुंचेगा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई में, ठीक है। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई के बाद फिर स्पर्म जाएगा वहां से होता हुआ रेटेटेस्टिस में, ठीक है, रेटेटेस्टिस। फिर रेटेटेस्टिस से फर्दर और आगे स्पर्म पहुंचेगा फिर वासा इफेरेंशिया में। इसके बाद कहाँ गया, वासा इफेरेंशिया, पिछले डायग्राम में सारा नाम है सीक्वेंस में। वासा इफेरेंशिया से होकर स्पर्म कहाँ पहुंच जाएगा, ईपीडी डायमिस में। किसमें पहुंचेगा, ईपीडी डायमिस। ईपीडी डायमिस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, तो चलो वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस के बाद स्पर्म कहाँ जाएगा, तो हम कहेंगे वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट बनता है ना। वास डिफरेंस जो होता है वो याद होगा सभी को कि इसके सेमाइनल वेसाइकल के डक्ट के साथ जुड़कर इजैकुलेटरी डक्ट बनाया था। तो वास डिफरेंस के बाद स्पर्म आगे फर्दर कहाँ पहुंच जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट से होता हुआ स्पर्म फिर आगे कहाँ जाएगा, तो इजैकुलेटरी डक्ट आगे यूरेथ्रा में कनेक्ट हो जाता था। यूरेथ्रा जिसके बारे में हमने समझाया था कि मेल के केस में यूरेथ्रा इज द कॉमन पासेज ऑफ स्पर्म एंड यूरिन बोथ, इसीलिए मेल के केस में यूरेथ्रा का नाम यूरिनोजेनिटल डक्ट भी होता है। तो लास्ट में यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा कहाँ, यूरेथ्रा से कहाँ जाएगा स्पर्म, तो यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर, यानी यूरेथ्रा का एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल हिएटस था। तो ये है फ्लो ऑफ स्पर्म, ठीक है, याद रखना ये फ्लो ऑफ स्पर्म है, इसे एकदम सीक्वेंस में याद करना है, भूलना कुछ भी नहीं है। इसमें एक भी सीक्वेंस उल्टा पुल्टा अगर हो गया, कोई नाम आगे पीछे, तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया फ्लो ऑफ स्पर्म। तो आज हम लोगों ने टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा, टेस्टिस के 3 लेयर्स के बारे में सीखा, टेस्टिस के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको जाना, और फ्लो ऑफ स्पर्म जाना। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को पढ़ेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं, फिर स्पर्म कैसे बनता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।